पुराने वक्तों की बात है कि एक गांव में अकरम खान नाम का एक ताज रहता था। अकरम खान की पहली बीवी का इंतकाल हो चुका था और उनके पीछे 2 मासूम बेटियां छूट गई थीं। हालात की मजबूरी ने अकरम खान को दूसरी शादी पर आमादा किया और उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को सौतेली मां की निगरानी में छोड़कर तिजारत की खातिर शहर का रुख किया। आज 3 बरस बाद अकरम खान अपने गांव वापस आ रहे थे। घर के अंदर सौतेली मां ने दोनों बच्चियों को अपने सामने बुलाया और सख्ती से कहा, सुनो, तुम दोनों जरा कान खोलकर मेरी बात सुन लो। आज तुम्हारे अब्बा जान घर तशरीफ ला रहे हैं और उनकी आमद से पहले पहले घर के तमाम काम मुकम्मल हो जाने चाहिए। समझ आई बात? अगर कोई भी काम अधूरा रहा ना तो फिर देख लेना, बाद में मुझसे शिकवा ना करना। जानती हो ना मेरी तबीयत, जब मुझे गुस्सा आता है तो किसी की नहीं सुनती। दोनों बहनों ने खौफदा होकर सर झुका दिया। बड़ी बेटी ने हिम्मत करके कहा, जी ठीक है, हम दोनों मिलकर सारे काम निपटा देंगी। बस एक गुजारिश है, आज हमें मत मारना और खाने को भी कुछ दे दो। कल से हम दोनों ने बस सूखी रोटी खाई है। सौतेली माँ ने आंखें तिरछी करके कहा, आज शाम को मिल जाएगा खाना, मगर याद रखना यह सारी बातें अपने अब्बा जान को मत बताना, वरना एक दिन भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। अच्छी तरह जानती हो तुम दोनों मुझे। इतने में बाहर से तांगे की आवाज आई। सौतेली माँ फौरन बाहर दौड़ी। अकरम खान 3 बरस बाद घर वापस आए थे। अरे कैसी हो तुम, और मेरी बेटियां कैसी हैं? नजर नहीं आ रही। सौतेली माँ ने मुंह बनाकर कहा, तौबा है जी, आते ही अपनी बेटियों की याद आ गई आपको। मेरी तो जरा भी परवाह नहीं हुई आपको। मैं तो दिन रात घर का काम करके इस घर की नौकरानी बन गई हूँ। एक शौहर था इस घर में मेरा, वो भी आते ही अपनी बेटियों का हाल पूछने लगा मुझसे। मेरा तो हाल बुरा हो गया है। आपकी बेटियों को क्या होना है? बिल्कुल ठीक ठाक है, अकरम खान ने तसल्ली देते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? घर में वह दोनों भी हैं तो उनके बारे में पूछना तो बनता है ना। हाँ, सब जानती हूँ। अच्छा रहने दो, आपकी बेटियां तो सारा दिन खेलने निकल जाती है और जुबान तो तौबा। आपकी बड़ी बेटी तो मुझे बात तक नहीं करने देती। तौबा तौबा, इतनी लंबी जुबान है उसकी और इतनी बदतमीज, क्या ही बताऊं। यह सुनकर अकरम खान की पेशानी पर शिकने पड़ गई। क्या कहा तुमने? मेरी बेटियां बदतमीज हो रही हैं? कहां से सीख लिया ये सब? किसने इतना सर चढ़ा दिया? घर में क्या चल रहा है? आज ही पूछूंगा मैं उनसे। जो जवाब देना होगा देकर ही जाएंगी। मैं ऐसे चाल चलन बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ जी, आप खुद पूछ लेना उनसे। मैं तो कुछ भी पूछती हूँ, झूठ बोल देती है। ना जाने झूठ बोलने की आदत कहाँ से लग गई है उन्हें। और तो और, अब क्या छिपाऊं आपसे, घर से चोरी भी करने लगी हैं। अकरम खान के कदम रुक गए। क्या चोरी? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने मेरी बेटियों की परवरिश नहीं की, मैं तो उन्हें तुम्हारे पास छोड़कर गया था। अरे जी, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? वो तो मुझे माँ समझती ही नहीं। कुछ भी पूछो कि कहाँ जा रही हो तुम दोनों, तो जवाब तक नहीं देती। और आप देखना, जब आप उनसे उन सब हरकतों के बारे में पूछेंगे तो देखना मुझे ही झूठा कहेंगी और घर भर की बातों से मेरा ही मुंह काला हो जाएगा। और जब मैं उन्हें मारकर या डांट कर ये सब गलत काम छोड़ने को कहती हूँ तो गांव वाले कहते हैं कि सौतेली माँ उन पर जुल्म करती है। अब आप ही बताइए, मैं करूं तो क्या करूं? अकरम खान ने गुस्से से हाथ हिलाया। बस बस, तुम्हें अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब जो करना होगा मैं खुद ही करूंगा। आने दो उन्हें। उधर दोनों बहनें जंगल में अपनी गाय को चरा रही थी। तभी बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा, सफिया, बहुत शाम हो गई है, अब हमें घर जाना चाहिए। अब्बा जान भी पहुंच चुके होंगे। मैंने घास भी काट ली है। अम्मी से कहा भी था कि आज गाय को चराने हमें जंगल मत भेजो, मगर वह कब सुनती है हमारी। छोटी बहन सफिया ने फिक्रमंद आवाज में पूछा, दीदी, क्या हमारे अब्बा जान भी हमारे साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसा हमारी सौतेली अम्मी करती है? अरे नहीं नहीं, पागल, ऐसा क्यों सोच रही हो? हमारी अम्मी तो सौतेली है, मगर हमारे अब्बा जान तो हमारे अपने अब्बा जान है। ऐसा मत सोचो। हाँ दीदी, ये बात तो है, मगर मैंने सुना है कि अगर अम्मी मर जाए और अब्बा जान दूसरी शादी करके सौतेली अम्मी घर ले आए तो समझो कि अब्बा जान भी सौतेले हो गए। नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। यकीन करो, आज हमारे अब्बा जान हमें देखकर बहुत खुश होंगे। तुम देख लेना। मगर सच तो यह था कि छोटी बहन सफिया बड़ी बहन से ज्यादा समझदार और ज़हीन थी। दोनों अपनी गाय को लेकर अब घर की तरफ निकल पड़ी। घर पर अकरम खान बेचैनी से चहलकदमी कर रहे थे। आ जाने दो दोनों को, मैं खुद जाकर उनके कान खींच कर लाता हूँ। कहाँ मुंह काला करके घूम रही हैं वो दोनों? इस वक्त तक घर नहीं पहुंची, हद हो गई। बिल्कुल, आने दो, आज मैं एक एक बात साफ कर दूंगा।
आज मेरा आखिरी फैसला है। अब बस, यह तमाशा, यह लापरवाही इस घर में जरा भी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी नहीं। इतने में दोनों बहनें गाय को लेकर घर पहुंच गई। अकरम खान ने उन्हें देखते ही गुस्से से पूछा, कहाँ थी तुम दोनों? 3 बरस बाद मैं आज इस घर में कदम रखता हूँ और यहाँ आकर देखता हूँ कि तुम दोनों घर पर हो ही नहीं। यही तहजीब सीख कर रखी है, बाप लौटा है और तुम्हें खबर तक नहीं। आज तो हद हो गई, अब आते ही तुम्हारी सारी हरकतों का हिसाब लेना पड़ेगा। बड़ी बेटी ने डरते डरते कहा, अब्बा जान, हम तो अम्मी के कहने पर ही गाय को चराने जंगल गए थे, वरना हम कभी भी घर के बाहर नहीं जाते। फिर अम्मी ने आपको यह बात क्यों नहीं बताई? सौतेली माँ फौरन बोली, तौबा तौबा, कितनी झूठी हैं ये लड़कियां। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि घर के पास इतना घास है और यह बेवजह गाय को लेकर जंगल चली गई। आजकल तो मैं हर रोज खुद ही गाय को चराने जाती हूँ, मगर आज आपको दिखाने के लिए ये गाय को लेकर जंगल चली गई। अब्बा जान, अम्मी झूठ कह रही हैं। छोटी बेटी सफिया ने मिन्नत करते हुए कहा, अम्मी आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अब्बा जान को सच बता दीजिए ना। हमने तो आज तक कभी अम्मी से इजाजत लिए बिना घर से बाहर कदम तक नहीं रखा, फिर आप ऐसे क्यों बोल रही हैं? अकरम खान ने सख्ती से हाथ उठाया और कहा, बस बस, खामोश हो जाओ तुम सब। अब जो फैसला करना होगा मैं खुद ही करूंगा। तुम दोनों अभी अपने कमरे में चली जाओ और सुबह तैयार रहना। मैं अपनी बेटियों को घुमाने ले चलूंगा और कल हम तुम्हारी फूफी के घर चलेंगे। ये सुनते ही दोनों बहनों की आंखें चमक उठीं। क्या सच में अब्बा जान, आप कितने अच्छे हैं। आयशा और सफिया बहुत खुश हो गईं और सुबह का इंतजार करने लगी। इधर सौतेली माँ फिक्र में बैठी हुई खुद से ही सोचने लगी, लगता है मेरे शौहर को मुझ पर शक हो गया है। सुबह उठने से पहले कुछ तो सोचना पड़ेगा। उसे डर था कि उसका शौहर अब उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा। इसी फिक्र में वह पूरी रात नहीं सोई। सुबह होते ही दोनों बहनें तैयार होकर अपने वालिद के पास चली गईं और दूसरी तरफ सारी रात ना सो पाने की वजह से सौतेली माँ की आंख लग गई और उसे पता ही नहीं चला कि उसका शौहर अपनी बेटियों को लेकर कब घर से निकल गया। अब्बा जान, हम दोनों तैयार हैं फूफी के घर जाने के लिए। अम्मी को बता दें? नहीं, तुम्हारी अम्मी सो रही हैं, उन्हें अभी जगाना मुनासिब नहीं। चलो, मैं तुम्हारे लिए शहर से कुछ कपड़े लाया था, वो भी साथ ले चलते हैं। इतना कहकर अकरम खान अपनी बेटियों को लेकर घर से निकल पड़ा। ना जाने उसके दिल में क्या चल रहा था। चलते चलते वे लोग घर से बहुत दूर निकल आए। जंगल की राह। आयशा ने घबराकर पूछा, अब्बा जान, हम कहाँ जा रहे हैं? इस तरफ तो फूफी का घर भी नहीं है, हम बहुत दूर आ गए हैं, मुझे डर लग रहा है। अकरम खान ने कहा, अरे पागल, जब तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है तो डरने की क्या बात है। तुम दोनों रुको। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और कहा, देखो यहाँ बेर की कितनी झाड़ियां हैं और बेर कितने ज्यादा लगे हैं। झाड़ियों पर देखो मेरी बेटियों, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं यहीं बैठता हूँ। तुम दोनों मेरे लिए बेर चुन कर ले आओ। जब तक मैं खुद ना बुलाऊं तुम बेर चुनती रहना, सफिया ने डरते हुए कहा। पर अब्बा जान, शाम होने को है, अगर हम यहाँ थोड़ी देर और रुके तो रात हो जाएगी और हम जंगल में भटक जाएंगे। अरे नहीं नहीं, हम बस पहुंचने वाले हैं, थोड़ा वक्त और लगेगा। तुम दोनों जाओ, चुन कर लाओ। मैं इस दरख्त के नीचे बैठकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ। जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब पास आ जाना। अपने वालिद की बात मानकर दोनों बेटियां बेर चुनते चुनते आगे बढ़ गईं। सफिया को थोड़ा शक तो हो रहा था, मगर फिर भी अब्बा जान के कहने पर वह खामोश रही। इधर दूसरी तरफ बेटियों के जाते ही उनके वालिद ने हाथ में पकड़ी लकड़ी जमीन में गाड़ दी और अपनी टोपी उतार कर उसी पर रख दी। फिर वह इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। अरे अरे, ये तो बड़ा जबरदस्त तरीका है। अब यह बंदर ही मेरा काम करेगा, मगर इसे थोड़ा लालच देना पड़ेगा। हाँ, केले, बंदर का पसंदीदा खाना। अकरम खान ने अपनी टोपी पर बंदर को बिठाया, उसे केले देते हुए खुद घर की तरफ चल दिया। बंदर केला खाता हुआ आवाज लगाता रहा, चुनो बेटियों, बाप खड़ा है, चुनो बेटियों, बाप खड़ा है। आयशा ने कहा, देखो सफिया, अब्बा जान की आवाज आ रही है, वह हमें और भी बेर चुनने को कह रहे हैं। चलो, जब तक अब्बा जान कह रहे हैं हम चुनते रहते हैं। दोनों बहनें काफी देर तक बेर चुनती रहीं और इधर बंदर भी आवाज लगाता रहा। जब बंदर ने आखिरी केला खा लिया तो एक केला नीचे गिर गया और बंदर एकदम खामोश हो गया। अब बेटियों ने ध्यान दिया कि अब्बा जान की आवाज आना बंद हो गई है। सुनो सफिया, अब्बा जान की आवाज नहीं आ रही, लगता है वो हमें वापस बुलाना चाहते हैं। चलो अब उनके पास चलते हैं, बहुत देर हो गई है। हाँ, अब तो रात होने को है, चलो वापस चलते हैं। दोनों बहनें दौड़ती हुई उस जगह पहुंची जहां दरख्त के नीचे उनके वालिद बैठे होने चाहिए थे।
मगर वहां जाकर उन्होंने अपने वालिद की जगह एक बंदर को बैठे देखा। बंदर को बोलते देखकर वो सारा मामला समझ गईं। सफिया की आंखों में आंसू आ गए। आयशा आपा आप सच कहती थीं। अब्बा जान, हमें इतनी दूर जंगल में सिर्फ छोड़ने आए थे और हमें छोड़कर चले गए। अब हम इस जंगल में क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आयशा ने हिम्मत बांधते हुए कहा। सफिया, मुझे पहले से ही शक था, मगर अब रोने से कुछ नहीं होगा। रोकर हम इस जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। अब हमें अपनी मदद खुद करनी होगी। चलो आज रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना ढूंढते हैं। कोई शहजादा अब हमें महल में ले जाने नहीं आएगा। चलते चलते दोनों बहनें एक झोपड़ी के पास पहुंची। झोपड़ी देखकर दोनों हैरान रह गईं। अरे सफिया, यहाँ तो चूल्हा भी है। लगता है यहाँ कोई रहता है। अंदर चलकर देख लेते हैं, क्या कहती हो? सफिया ने डरते हुए कहा। ऐसे ही अंदर जाना ठीक नहीं, कहीं किसी दूसरी मुसीबत में ना पड़ जाएं। मुझे बहुत डर लग रहा है। आयशा बोली, मगर क्या हम इस घने जंगल में सारी रात बाहर गुजार देंगे? मुझे भी डर लग रहा है। चलो अंदर चलकर देख लेते हैं, शायद रहने के लिए कोई छोटी सी छत मिल जाए। क्या पता हमारे लिए कोई रास्ता भी निकल आए। अगर हमें रहने के लिए कुछ नहीं मिला तो इस जंगल के खौफनाक जानवर हमें फाड़ कर खा भी सकते हैं। सफिया ने हिम्मत करते हुए कहा। आप ठीक कह रही हैं आपा, डर तो बहुत लग रहा है, पर थोड़ा सा खतरा तो उठाना ही पड़ेगा, वरना हम पूरी रात इसी अंधेरे जंगल में भटकती रह जाएंगी। चलो आपा, हिम्मत करके अंदर चलकर देख ही लेते हैं, शायद अंदर हमें कोई सहारा मिल जाए। इतना कहकर दोनों बहनें हिम्मत जुटाकर झोपड़ी के अंदर चली गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि झोपड़ी के अंदर कोई नहीं है। ये देखकर दोनों को थोड़ी राहत मिली और उन्होंने वही रात झोपड़ी में गुजार दी और सुबह होने का इंतजार करने लगीं। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। दोनों बहनें जंगल से फल तोड़ती, उन्हीं फलों को बाजार ले जाकर बेचती और जो थोड़ी बहुत कमाई होती उसी से अपनी जरूरत की चीजें खरीद लाती। रात होते ही वे अपनी झोपड़ी में लौट आती। उनकी जिंदगी इसी तरह चलती रही और देखते ही देखते कई साल बीत गए। अब दोनों बहनें जवान हो चुकी थीं और इतनी खूबसूरत हो गई थीं कि जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। एक दिन सफिया ने कहा, आपा, आज मैं जंगल थोड़ा दूर तक जा रही हूँ। कुछ ताजे फल लाऊंगी ताकि बाजार में अच्छी कीमत मिल सके। मेरे आने तक आप खाना बना देना, ठीक है ना? आयशा बोली, पर सफिया, मुझे भी आज बाजार जाना है और लौटते वक्त घर का राशन भी लाना है। मैंने कल ही कुछ फल तोड़ लिए थे, अगर आज बाजार नहीं गई तो वो खराब हो जाएंगे। आज बाजार जाना बहुत जरूरी है। ये सुनकर सफिया की आंखों में परेशानी आ गई। आपा, मैं कभी कभी एक बात सोचती हूँ, मेरे लिए तो आपके अलावा कोई नहीं है। जब मैं घर आती हूँ और आप यहाँ नहीं होती तो मुझे बहुत डर लगने लगता है। मैं चारों तरफ आपको ढूंढती फिरती हूँ। मैं आपको खोने से बहुत डरती हूँ। आयशा ने प्यार से कहा, अरे पगली, ऐसा क्यों सोचती हो? मेरा भी तो तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी, बताओ तो? और अगर कभी मुझे कहीं दूर जाना भी पड़ा तो मैं तुम्हें बताकर ही जाऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। फिर आयशा कुछ सोचते हुए बोली, और अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं बताए बिना चली गई, हालांकि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी, तो मैं तुम्हारे लिए कोई निशानी छोड़कर जाऊंगी। ऐसी निशानी जो मुझे तुम्हारे तक पहुंचा सके। सफिया ने हैरानी से पूछा, कैसी निशानी आपा? आयशा मुस्कुराई, इस बारे में फिर कभी बात करेंगे, अभी मुझे बहुत देर हो रही है। मैं बाजार जा रही हूँ, तुम कल के लिए फल तोड़कर ले आना। इतना कहकर आयशा बाजार की तरफ निकल गई और सफिया घर के कामकाज में लग गई। आयशा इतनी खूबसूरत थी कि जब भी वह बाजार जाती तो रास्ते में एक चादर से अपना चेहरा ढक लेती ताकि उस पर किसी की बुरी नजर न पड़े। इत्तेफाक से उसी रियासत का बादशाह भी उस दिन जंगल में शिकार के लिए निकला हुआ था। सुबह से शाम तक बादशाह जंगल में भटकता रहा। तभी अचानक उसकी नजर एक खरगोश पर पड़ी। वजीर साहब सुबह से शिकार के लिए निकले हुए हैं। भूख से तो जान निकल रही है। ये शिकार हाथ से नहीं निकलना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ। जी जी हुजूर, बेफिक्र रहें। मैं आज इस खरगोश का शिकार करके ही रहूंगा, आप बस देखते जाइए। इतना कहकर वजीर ने तीर चलाना शुरू कर दिया। एक बार, दो बार, कई बार कोशिश की। आखिरकार एक तीर जाकर खरगोश को लग ही गया। वाह वजीर साहब, वाह, आपने तो कमाल कर दिया। आखिर आपने इस खरगोश का शिकार कर ही लिया। अब जल्दी जाइए, इसे उठाकर ले आइए और इसे पकाने का इंतजाम कीजिए, जल्द से जल्द। मैं यहीं इस दरख्त के नीचे आपका इंतजार करता हूँ। जी जी हुजूर, जैसा हुक्म। मैं अभी इसे पकाने का इंतजाम करता हूँ। वजीर ने न बाईं देखी न दाईं, खरगोश को उठाया और जंगल में आग की तलाश में भटकने लगा। अरे हुजूर भी ना, इस जंगल में आग कहाँ से मिलेगी? कहाँ से पकाऊं मैं इस खरगोश को? यह तो नामुमकिन है। तभी वजीर की नजर एक झोपड़ी पर पड़ी जहाँ से धुआं निकल रहा था। अरे, जंगल के बीच यह झोपड़ी और इतनी खूबसूरत लड़की खाना पका रही है। चलो खरगोश को यहीं पका लेता हूँ। मगर यह यहाँ जंगल में अकेली क्या कर रही है? क्या यह यहीं रहती है? चलो इसी से पूछ लेता हूँ। सफिया ने तेजी से मुड़कर कहा, आप कौन हैं? यहाँ क्या कर रहे हैं? और मुझे चुपचाप क्यों देख रहे थे? आगे मत बढ़ना,
वरना मैं आपके टुकड़े कर दूंगी। और यह कोई चेतावनी नहीं है, याद रखना। देखिए, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं यहाँ आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ। दरअसल बात यह है कि मैंने एक खरगोश का शिकार किया है और उसे पकाने के लिए मुझे आग चाहिए थी, इसीलिए यहाँ तक आ गया हूँ। अच्छा ठीक है, आप पकाइए और पकाकर जल्दी यहाँ से चले जाइए। सफिया इतनी खूबसूरत थी कि जब वजीर ने खरगोश चूल्हे पर चढ़ाया तो उसकी तवज्जो खरगोश पर नहीं, सफिया की खूबसूरती पर टिक गई। इतनी टिक गई कि खरगोश धीरे धीरे जलकर कोयला हो गया और वजीर को खबर तक नहीं हुई। सफिया ने गुस्से से कहा, देखिए, यह तो पूरा जल गया है, आपकी तवज्जो कहाँ है? अब यह जला हुआ खरगोश उठाइए और यहीं से चले जाइए। वजीर घबरा गया। हाय, ये क्या हो गया? बादशाह सलामत तो आज मुझे मार ही डालेंगे। देखिए, यहाँ से चले जाइए। आपने जानबूझकर अपना खरगोश जलाया होगा ताकि मैं आपको खाने को कुछ दे दूं और यहाँ रुकने को कहूं, मगर ऐसा नहीं होगा। आप यहाँ से जाइए, वरना मैं अपनी कुल्हाड़ी ले आऊंगी। ये सब देखकर वजीर बादशाह के डर से कांपने लगा। उधर बादशाह सलामत दरख्त के नीचे खरगोश का इंतजार कर रहे थे। उन्हें बहुत भूख लग चुकी थी। वजीर साहब, आप एक खरगोश पकाने गए थे या 10 पका कर ला रहे हैं? इतनी देर क्यों कर दिया आपने? मुझे बहुत भूख लगी है। अब बताइए, कहाँ है खरगोश? वजीर घुटनों के बल बैठ गया और बोला, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए, ये मेरी गलती नहीं थी, जाने अनजाने में हो गया। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं उन्हें देखकर दुनिया ही भूल गया। कौन इतनी खूबसूरत थी? किसकी बात कर रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ। और खरगोश कहाँ है? हुजूर, वो यहाँ जंगल में एक झोपड़ी में रहती है। आप उन्हें देखकर खरगोश क्या सब कुछ भूल जाएंगे। चलिए हुजूर, मैं आपको उसी की झोपड़ी में ले चलता हूँ। आप खुद देखकर समझ जाएंगे कि मैं दुनिया क्यों भूल बैठा था। अच्छा, तो ऐसी बात है, हमारी मलकाएं इस पूरे आलम की सबसे खूबसूरत मलकाएं हैं और तुम कह रहे हो कि तुमने एक ऐसी खूबसूरत लड़की देखी जिसे देखकर तुम सब कुछ भूल गए। चलो, मैं भी चलकर देखता हूँ कि कैसी खूबसूरती है जिसने तुम्हारा होश उड़ा दिया। अब बादशाह और वजीर दोनों उस झोपड़ी की तरफ बढ़ने लगे। आयशा वहीं बैठी खाना बना रही थी। जैसे ही बादशाह की नजर आयशा पर पड़ी, वह अपने होश खो बैठा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी खूबसूरती कभी नहीं देखी थी। तभी वजीर ने पूछा, क्यों हुजूर? मैंने कहा था ना, आपने ऐसी खूबसूरती आज तक नहीं देखी होगी, तो क्या तीसरी मलका का बंदोबस्त किया जाए? क्या कहते हैं? नहीं नहीं वजीर साहब, अपनी मलका को ऐसे ले जाना ठीक नहीं। हम अपनी खूबसूरत मलका को पालकी में ले जाएंगे। अब चलो यहाँ से, कल हम अपनी मलका को लेने पालकी में आएंगे। इस तरह बादशाह और वजीर दोनों वहां से चले गए। आयशा को यह तक महसूस नहीं हुआ कि कोई उसे चुपचाप देख रहा था। अगली सुबह दोनों बहनें आपस में बात करने लगीं। आयशा ने सफिया से कहा, सुनो सफिया, कल एक आदमी आया था, एक खरगोश उठाए हुए, पागल सा था। उसकी तवज्जो इतनी भटकी हुई थी कि पूरा खरगोश ही जल गया। बेचारा वहीं जला हुआ खरगोश खाया होगा उसने। अच्छा आपा, सुनो, मैं आज जंगल जा रही हूँ फल तोड़ने, शाम तक आ जाऊंगी। झोपड़ी का दरवाजा अच्छे से बंद रखना। ठीक है, कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। इतना कहकर सफिया वहां से चली गई। सफिया के जाते ही आयशा घर में बिल्कुल अकेली रह गई। तभी आयशा ने घोड़ों के कदमों की आवाज सुनी। देखने के लिए आयशा झोपड़ी से बाहर आई। जो उसने देखा, उसे देखकर वह हैरान रह गई। आयशा की बारात उसके दरवाजे तक आ चुकी थी। यह देखकर आयशा सब समझ गई। तभी वजीर उसके पास आया और बोला, मैं राजगढ़ के बादशाह असद खान का वजीर हूँ। हमारी सल्तनत के बादशाह आपसे निकाह करना चाहते हैं। क्या आप इस निकाह को कबूल करती हैं? ये सुनकर आयशा को यकीन ही नहीं हुआ जिसे उसके वालिद ने कचरा समझकर जंगल में छोड़ दिया था। उसी लड़की का निकाह बादशाह से होने वाला था। यह सोचकर आयशा की आंखें भर आईं और उसने बिना वक्त गंवाए फौरन हाँ कर दी। मुझे यह निकाह मंजूर है, मैं अभी अंदर से अपनी पोटली लेकर आती हूँ। आयशा झोपड़ी के अंदर गई और मुट्ठी भरकर सरसों के बीज उठा लाई। जैसे जैसे वह रास्ते पर चलती गई, वैसे वैसे बीज गिराती चली गई। अब आयशा इस झोपड़ी से जा चुकी थी। कुछ देर बाद सफिया वहां पहुंची, मगर जब वह झोपड़ी में दाखिल हुई तो वहां कोई नहीं था। सफिया हर जगह अपनी बहन को ढूंढने लगी, मगर आज उसकी बहन वहां से जा चुकी थी। अरे आपा, कहाँ चली गई? मुझे डर था और वही हुआ। आपा अब कहाँ है? मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आपा, कहाँ हो तुम? इस तरह आयशा को गए हुए 2 दिन बीत गए। महल की चकाचौंध में आयशा अपनी बहन को भूल ही गई, जबकि 2 दिन तक सफिया अपनी बहन का इंतजार करती रही। रात को बहुत तेज बारिश हुई, मगर सुबह होते ही मंजर बदल चुका था। जब सफिया जागी तो उसने देखा
सरसों के पौधों की एक लंबी लकीर बनी हुई है। यह देखकर वह सब समझ गई। तुम मुझे छोड़कर नहीं गई हो आपा, बल्कि मेरे लिए निशानी छोड़ गई हो, ताकि मैं इन फूलों के सहारे तुम तक पहुंच सकूं। ए ऊपर वाले, मुझे मेरी बहन से मिला दे। इतना कहकर सफिया उन फूलों से बने रास्ते पर चल पड़ी। चलते चलते वह बहुत दूर आ गई। तभी उसने देखा कि यही रास्ता किसी बादशाह के महल की तरफ जा रहा है। जैसे ही सफिया महल के बाहर पहुंची, उसका खूब इस्तकबाल किया गया, क्योंकि आज फूल उग चुके थे। उन्हें देखकर आयशा पहले ही समझ चुकी थी कि उसकी बहन आज जरूर आएगी। आयशा ने अपनी बहन को देखते ही उसे गले लगा लिया। फिर आयशा ने अपनी बहन की शादी वजीर के साथ करवा दी, और इस तरह दोनों बहनें खुशी खुशी महल में रहने लगीं। जिन बहनों को कचरा समझकर जंगल में छोड़ दिया गया था, वही दोनों बहनें अब महल में रहती थीं।